मानव जीवन सच में बहुत अद्भुत है। कभी कभी हम इतना मजबूर हो जाते हैं कि अपने जीवन में कुछ घटी घटनाएं जब तक किसी से साझा ना कर ले, हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं अपने जीवन की एक ऐसी घटना जो मेरे लिए बड़ी अजीब थी, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं बस की खुली खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था। शाम हो चुकी थी, यहाँ तक कि पिच काले अंधेरे में बाहर की ओर देखने से पता चलता है कि गाड़ी झारखंड के पहाड़ी क्षेत्र के जंगलों से गुजर रही है। उसी समय एक घटना घटी। जो आदमी कुछ देर पहले लॉजेंस बेचने के लिए बस में चढ़ा था, उसने अचानक अपनी जेब से एक पिस्तौल निकाली और ड्राइवर के सिर पर निशाना लगाते हुए कहा, बस रोक। और तुरंत ही उसने अपने मुंह में उंगली डाली और सीटी बजाई। तभी 4 हथियारबंद लोग जंगल से बाहर निकले और बस पर चढ़ गए। पहले आदमी के हाथ में एक बहुत बड़ी बंदूक थी, दूसरे आदमी के हाथ में एक बड़ा कटारी था और तीसरे और चौथे आदमी के हाथ में एक रिवॉल्वर और एक चाकू था। रिवॉल्वर वाले आदमी ने कहा, जो जहां बैठा है वही बैठा रहे, चालाक बनने की कोशिश बिल्कुल ना करे। हम किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। तुम लोगों के पास जो कुछ है वो सब हमारे हवाले कर दो। मैं राजगीर से कोलकाता अपने घर लौट रहा था। ये पहली बार है जब मैं राजगीर से कोलकाता के लिए बस से यात्रा कर रहा हूँ। अन्यथा जितनी बार मैं आया हूँ, ट्रेन से ही सफर किया है मैंने। आज कौन जानता था ऐसा दुर्भाग्य मेरे साथ ही घटेगा। बस में लूट की कहानी के चर्चे किताबों और अखबारों में ही सीमित थी, मगर यह घटना मेरी ही आंखों के सामने होगी, इसकी मुझे बिल्कुल भी भनक नहीं थी। बैग में लगभग 2000 रुपए और कंपनी द्वारा दिया गया चेक है, जिसे मैं कल भुनाऊंगा। मैं मार्शल आर्ट तो जानता हूँ, लेकिन 5 लोगों से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। मेरा नाम अजय है। मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ, लेकिन काम के लिए मुझे यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। ये लेकर मैं 5वीं बार राजगीर आया हूँ। मैंने बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में कई जगहों का दौरा किया है। सिविल इंजीनियर हूँ, इसलिए मुझे रख रखाव के लिए हर जगह जाना पड़ता है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। 80,000 मासिक वेतन है मेरा। मेरे माता पिता घर पर ही रहते हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। फिर भी मेरे पिता ने कोई भी अभाव को जाहिर नहीं होने दिया हम पर कभी। उन्होंने शिक्षा, कपड़े, कराटे, तैराकी, खाने पीने में कभी भी हीन भावना जाहिर नहीं होने दिया। मैंने अपने माता पिता से संयमित जीवन जीना सीखा है, जिसने मुझे एक इंसान बनाया है। हालांकि मोहन चाचा ने जिस तरह मेरी आर्थिक मदद की है वह निर्विवाद है। वो मेरे पिता के दोस्त हैं और हमारे पड़ोस में रहते हैं, लेकिन कोई भी दोस्त के बेटे को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद कितने लोग ही करते होंगे। हालांकि मैंने उनसे ये भी कहा कि मुझे अगर काम मिल जाता है तो मैं उनकी सारी रकम वापस लौटा दूंगा। उन्होंने मुझे जल्दी देने के लिए भी नहीं कहा, लेकिन ऋण चुकाने की जिम्मेदारी रहती है, इसलिए मैं 50,000 रुपए के साथ ऋण का भुगतान करने के लिए तैयार था। सहम बस कल उन्होंने मुझे कॉल किया। मैंने फोन उठाया और कहा, हाँ अंकल बोलिए। अजय, सामने महीने में मेरी बेटी की शादी है, तुम अपने परिवार के साथ जरूर आना। यस अंकल, मैं जरूर आऊंगा अपने माता पिता के साथ। वैसे भी सामने महीने में मेरे काम का प्रेशर कुछ कम है। अजय, क्या तुम अभी यहीं पर हो? नो अंकल, मैं मेजरमेंट के काम के लिए राजगीर आया हूँ। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। मैंने तुम्हारे पिता को फोन किया और उन्होंने उठाया नहीं।
कोई बात नहीं अंकल, मेरा काम वैसे भी खत्म हो चुका है। मैं कल ही कोलकाता वापस लौट रहा हूँ। अंकल की बेटी यानी रचना दीदी की शादी की रस्म है। रचना दीदी मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। वो मुझसे 3 साल की सीनियर रह चुकी हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लेके पढ़ाई की है। जब मैं फर्स्ट ईयर में उठा तो दीदी 4th ईयर में थी। पूरी फर्स्ट ईयर में तो मुझे किताबें लेनी ही नहीं पड़ी। दीदी के ही किताबों से मेरा पढ़ाई पूरा हो जाता था। वैसे भी राजगीर के 7 दिन अच्छी तरह से समाप्त हो गए। जब सब कुछ ठीक था तो मैंने सही जगह पर राजगृह को अलविदा कह दिया। लेकिन कौन जानता था कि सड़क के बीच में ऐसा खतरा होगा। मैं दोपहर के लगभग 2:30 बजे बस में चढ़ा था। बस में कुल 50 यात्री थे और मेरा सीट मुख्य गेट के एकदम पास में था। मेरी किस्मत अच्छी थी जो खिड़की के नजदीक मुझे एक सीट मिल गई और मैं उस पर बैठ गया। मेरे बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था। उन्होंने पहनावे में धोती, पंजाबी और काला चश्मा पहना हुआ था। उसके मुख में दाढ़ी और मूछ बहुत थे और बाल घुंघराले थे। शायद उस सज्जन की उम्र 35 से 36 साल की होगी और उनके पहनावे से लगा शायद वो बंगाली हो। मैं एक शांत स्वभाव का लड़का हूँ और ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करता हूँ। जब तक कोई मुझसे आके बात ना करे तब तक मैं बात नहीं कर पाता हूँ। मेरे बगल में जो अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और थोड़ी देर बाद ही मैं एक गहरी नींद में समा गया। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने हाथ घड़ी में देखा, शाम के 6 बज रहे थे। इसका मतलब ये है कि मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ। ये बहुत गलत था। मैं पैसे का बैग लेके ऐसे ही सो गया। मैंने अपने जेब से हेडफोन निकाला और गाना सुनने लगा। लगभग बस 45 मिनट चलने के बाद एक पेट्रोल पंप में जाकर तेल भरने के लिए खड़ी हो गई। तभी लॉजेंस बेचने वाला आदमी उस बस पे चढ़ा था। वो लॉजेंस बेचने वाला डकैत होगा ये कौन जानता था। उसे देख के ऐसा तो नहीं लगा था कि वो एक डाकू है। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, सीधा साधा सा लग रहा था। कोई द्वेष नहीं था उसके मुखमंडल पर। मगर कौन जानता है कि कैसे क्या हो सकता है। मगर ड्राइवर के सर पे पिस्तौल, वो सीटी बजाना और वो 4 बंदों को अपने पास ले आना, ये क्या था। फिर क्या था, उन लोगों ने हैवानियत बंद शुरू कर दिया और लोगों से सामान लूटने लगे। मैं बचपन से ही एक्सरसाइज करता हूँ और 15 साल की उम्र तक मैंने कराटे सीखा है। मैं मन ही मन सोचने लगा कि क्यों ना 2-3 हाथ करने लगूं, लेकिन नहीं, ऐसा मैं सोच रहा था। बस एक समय की इंतजार कर रहा था कि कब वो समय आए। दिमाग गर्म करने से कुछ लाभ नहीं होगा, माथा ठंडा ही रखना ठीक है। एक लुटेरे ने मेरे बगल वाले सज्जन पर बंदूक तान दी और कहा, चले सब निकाल, जो कुछ भी है तेरे पास सब निकाल, नहीं तो ये बंदूक देखा है ना, सारी की सारी गोलियां तुझे भी दाग दूंगा। उस आदमी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वो जैसा बैठा था वैसे ही बैठा रहा। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा? अभी दूं क्या एक ठो? उसके बोलने के बाद ही उस डकैत ने उस आदमी के गाल पे एक जोर से झापड़ मारा। तभी उस आदमी ने अपने आंखों से चश्मा हटाया और तेज नजरों से डकैत के ऊपर देखने लगा। तभी डकैत की जोर से चीखने की आवाज आई। इस दृश्य को देखकर और मैंने उस आदमी के बगल से उस डाकू के मुंह में एक घूंसा जाके मारा। अचानक ऐसा मैं करूंगा ऐसा कोई सपने में सोच भी नहीं सकता था। उस डाकू को जब मैंने मुक्का मारा तो वो मुख्य द्वार के दरवाजे पे जा गिरा। मैं तुरंत सीट से उठा और मैंने एक डकैत से उसकी बंदूक छीन ली
और उसके पिछले वाले हिस्से से मैंने उस लॉजेंस विक्रेता को एक घुमा के मारा। इस दृश्य को देखकर वहां 3 खड़े और डकैत अचंभित में पड़ गए। मैंने बिना देर किए हुए एक डकात को जोर से लात मारी। वो डकात दूसरे डकात के ऊपर जाके गिरा और वो डकात तीसरे के ऊपर जाके गिरा और डकैत दल को ताश के पत्तों की तरह बिखरा दिया। और फिर क्या था, मुझे कोई काम करना ही नहीं पड़ा। बस के जितने यात्री थे सब आके उन 5 डकैतों को मारने लगे, पीटने लगे। दे घुसा दे लात मार मार के उनका बुरा हालत कर दिया गया और फिर उन 5 डकैतों को रस्सी से कस के बांध के वहीं बस के कोने में फेंक दिया। अपने सामानों को पाके यात्रीगण बहुत खुश थे कि उन्हें अपना सामान मिल गया, मगर नहीं, उन्होंने मदद भी बहुत की थी मेरी। बस में हर कोई मेरी प्रशंसा करने लगा मेरी बहादुरी को देख के। डकैतों के पास जाकर मैंने उनसे कहा, देखा, बुरा करने वालों के साथ हर समय बुरा होता है। तुम हमारे साथ बुरा करने आए थे, लेकिन तुम्हारे साथ ही बुरा हो गया। किसी के साथ गलत मत करना, ये तुम्हारे लिए एक सीख है। देखो भाई, हम लोगों को छोड़ दो। हाँ, छोड़ तो देंगे ही, तो क्या कलकत्ता ले जाके विक्टोरिया मेमोरियल या फिर म्यूजियम घुमाएंगे क्या? चल, पहले तुम लोग लॉकअप में जाओगे, मार खाओगे और उसके बाद चक्की पीसोगे। तू ही है ना इस दल का बॉस? जी हुजूर। देख के ही समझ में आया। जिस आदमी को तूने थप्पड़ मारा उससे पहले माफी तो मांग। कौन से आदमी से? ज्यादा ढंग ना करके माफी मांगो। मैं तो आपको ही मारने जा रहा था, लेकिन मेरे हाथों के सिरे में अचानक दर्द सी होने लगी, जिसके कारण मैं चिल्लाया। ये क्या? मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो अधेड़ उम्र का आदमी मुझे अपने सीट पर बैठा हुआ नहीं दिखाई दिया। कहाँ चला गया था वो? यात्रियों में से एक सज्जन आदमी ने कहा, क्या भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? आपके बगल वाली सीट तो राजगीर से ही खाली है। क्या मजाक कर रहे हैं? लेकिन जो भी बोलिए, आपने जो आज बहादुरी दिखाया वो अस्वीकरणीय था। आपको डर नहीं लगा? फिर मैं किसी से कुछ भी बात ना कहते हुए आकर वापस अपनी सीट पे बैठ गया। इतना गलत देखा मैंने? मेरी बगल की सीट राजगीर से खाली है। वहां पर कोई अधेड़ उम्र का आदमी बैठा ही नहीं था। अभी कुछ देर पहले ही मैंने एक मैगजीन खरीदा था, उसे मैंने अपने बैग से निकाला और पढ़ने लगा। आज सुबह ही मैं बस से उतरा हूं। पिछले रात मेरी नींद भी ठीक से हुई नहीं थी। ये तो कहना ठीक ही है, बस में नींद अच्छी तरह से कहाँ होती है, लेकिन उस खाली सीट के लिए कुछ ज्यादा ही चिंता करने लगा था। शायद उसी वजह से नींद पूरी हुई नहीं। जितने ही बार मैं सोता हूँ वो आदमी मुझे सपने में ही दिखाई देता है। पिछले रात ही उन 5 डाकुओं को पुलिस के हवाले कर दिया गया। एक न्यूज़पेपर वाले ने मेरी और यात्रियों की तस्वीर भी खींची और आज सुबह जब मैंने न्यूज़पेपर में देखा तो क्या देखा कि सच में मेरी तस्वीर तो न्यूज़पेपर में छपी हुई थी। ये क्या? सिर्फ वही नहीं, पिछले रात बस में जो कुछ भी हुआ था सबकी चर्चा उस न्यूज़पेपर में थी। जितना तो मैंने नहीं कहा, उससे ज्यादा तो दूसरे यात्रियों ने कहा। फिर मैंने जब घर में प्रवेश किया तो एक गहरी नींद आ गई मुझे और मैं सो गया। और जब उठा तब चेक भुनाने के लिए बैंक में चला गया। शाम के 6 बजे थे।
इसलिए मैं मोहन अंकल के घर के लिए रवाना हो गया। मैं मोहन अंकल के घर बहुत पहले गया था। मेरे पिता गए थे उनके घर हिस्सा चुकाने के लिए। आज मैं बिल्कुल अकेला था, तो सोचा मोहन अंकल के घर अकेले ही चल देता हूँ। हाथ में 50,000 रुपये लेकर मैं उनके घर की तरफ चलने लगा। जैसे ही उनका घर आया, उनके घर के मेन गेट के पास ही मैं जाकर खड़ा हो गया और घर का डोर बेल बजाने लगा। मोहन अंकल ने दरवाजा खोला और मुझे असमंजस से देखने लगे। मैंने कहा, अंकल, मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ, मतलब अंदर आओ। जब मैं घर में प्रवेश किया तभी उन्होंने मुझसे कुछ कहा। वाह बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। आज तुम्हारा नाम अखबार में छपा है। मोहन अंकल का सिटिंग रूम बहुत बड़ा था। बीच में एक गोल टेबल था और चारों तरफ सोफे थे। फिर क्या था, हम दोनों सोफे में बैठे और बातें करने लगे। मेरे हाथों में जो 50,000 रुपये थे, मैंने मोहन अंकल के हाथों में दे दिया। इतनी जल्दी में देने को कहा नहीं था, धीरे धीरे दे देते। नहीं अंकल, ऋण का सारा हिसाब चुका देना ही तो अच्छा होता है ना। कुछ समय बाद मैंने आंटी को आते देखा। उनके हाथों में 2 कप चाय की थी और उन्होंने चाय को उस गोल टेबल पर रख दिया। मोहन अंकल 50,000 रुपये लेकर दूसरे कमरे में चले गए और जब वो उस कमरे से आ रहे थे तो मैंने उनके हाथों में एक लाल कार्ड को देखा। वो कार्ड रचना दीदी की शादी की थी। मोहन अंकल से बात करते करते और चाय की चुस्की लेते लेते अचानक से मेरी नजर दीवार पे गई। ये क्या? मैंने जब दीवार में टंगी उस तस्वीर को देखा तो मैं अचानक से सहम सा गया। तस्वीर को देख के ऐसा लगा कि शायद मैंने उन्हें कहीं देखा है। ओह, शायद ये सज्जन वही तो नहीं जो मुझे कल बस में मिले थे, जो मेरे बगल वाली सीट में बैठे थे। मैंने दीवार पर टंगी उस तस्वीर को उंगली दिखाते हुए कहा, ये सज्जन कौन है? वो मेरे पापा थे। आपके पिताजी? क्या वे अभी तक जीवित हैं? वो तो हमें 36 साल की उम्र में ही छोड़ के चले गए। तुम राजगीर से आ रहे हो ना? फिर मैंने अपना सिर हिलाया। लगभग 40 साल पहले की बात है। उनकी पोस्टिंग राजगीर के एक पुलिस स्टेशन में हुई। वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। एक रात की बात है, कोई गैर कानूनी ट्रक राजगीर के रास्ते से आ रहा था। उस ट्रक में ड्रग्स और शराब की बोतल थी। उन्होंने हाथ दिखाया पर वो ट्रक रुका नहीं और उन्हें कुचलता हुआ चला गया। उसी घटना स्थल पर उनकी मौत हो गई। इस घटना को कहते कहते आंटी की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी और मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मेरा दिमाग एकदम घूमने लगा और चक्कर खाने लगा। तो फिर कल मेरे पास में बैठा कौन था? फिर मैं चाय की आखिरी चुस्की लेकर सोफे पर से उठ गया और कुछ ना कहते हुए मैं मेन गेट खोलकर बाहर चला गया। पीछे से मुझे एक धीमी स्वर सुनाई दी। क्यों बेटा, कहाँ जा रहे हो? बैठो। मैं उस आवाज पर ध्यान न देते हुए लैंप पोस्ट के उजाले रास्तों से चलने लगा। कल मेरा समाज सेवा का काम शायद संभव नहीं होता और न विकसित होता
ऐसा वीरता। अगर मेरे बगल की सीट में आंटी जी के पिताजी नहीं होते तो शायद ये ना हो सकता था। उस सीट पर आंटी जी के ही पिताजी चमत्कारी शरीर लेकर बैठे हुए थे। जो किसी महान कार्य के उद्देश्य के लिए इशारा हो